चलिए, आपका जो क्वेश्चन डाउट थे मैं उनका सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। आप आराम से देखिए, आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, इसमें आपने पूछा है कि थर्ड वाला ऑप्शन में आप कन्फ्यूजन है ए और बी में। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 1 एटमॉस्फेयर पेयर इज इक्वल टू कितना केपी होगा, और एनएम का क्या मतलब है। इस दोनों का मतलब पहले समझेंगे यूनिट में, फिर हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं केपी को किलो प्रेशर। ठीक है, अगर जब कोई भी सामान खरीदते हैं तो एक यूनिट होती है ना कि इतना केजी, इसीलिए, और इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या है। क्या मतलब है ये 1 एटमॉस्फेरिक, क्या मतलब है। तो हम लोग 1 एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में जो है 1 एटीएम भी लिखते हैं। पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं, एटमॉस्फेयर को शॉर्ट फॉर्म में एटीएम बोला जाता है। ठीक है, होता क्या है, ये क्या मतलब है, एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, पहले वो समझेंगे। एटमॉस्फेयर जो है, 1 एटमॉस्फेयर जो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, स्टैंडर्ड। देखो, हर चीज़ लिखेंगे तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, तो आराम से समझना है बस। स्टैंडर्ड यूनिट होता है प्रेशर का। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर को, और वो डिफाइन करता है एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, मतलब समुद्र के किनारे के तट पे। एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पे मेजर करता है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। सिंपल समझना है कि 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर का। अब इसका फुल डेफिनेशन क्या होता है, ये डिफाइन करता है एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल ऑन अ टेम्परेचर वेयर 0 डिग्री। ये आपका डेफिनेशन था, समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन के ऊपर, इसके ऊपर मैं बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में है कन्वर्जन पास्कल, कन्वर्जन टू पास्कल। ठीक है, द स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है 1 एटमॉस्फेयर का एसआई यूनिट में एग्जैक्टली जो है वो 1 एटमॉस्फेयर का जो यूनिट होता है वो होता है 101। ये आपको याद रखना होगा, 325 पी ए का यहाँ पे मतलब है पास्कल। ठीक है, और 1 पास्कल जो है नैनोमीटर में, मतलब न्यूटन मीटर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर एन है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको पास्कल में नहीं बोला, और न्यूटन मीटर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट ही पास्कल का जो वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, तो थर्ड ऑप्शन होगा नहीं। अब क्वेश्चन जो आपको बोला है किलो पास्कल, यहाँ पर किलो जो वर्ड आया, बच्चे जो वो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होने लगते हैं। अब ध्यान से समझना है, किलो में अब हम लोग पास्कल को किलो पास्कल में कैसे ले जाएं। ठीक है, तो कन्वर्जन है, कन्वर्जन जो होती है पास्कल टू किलो पास्कल, तो हम लोग कॉमन जो सिस्टमेटिक यूज़ है 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल होता है। 1 किलो पास्कल इक्वल टू, सिंपल सा समझिए, 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। सेम यहाँ पर कभी फंडा है कि हम लोग 1 किलो पास्कल को इतना बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमको पूछा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। हमको पास्कल दिया गया है, मान लेते हमको पास्कल पता है 1.325, ये मेरे को पास्कल दिया हुआ है। हमको कन्वर्ट करना है किलो पास्कल में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको किलो पास्कल में है तो जो पास्कल दिया गया हमको उससे डिवाइड करना पड़ेगा।
101,325 में जब आप 1000 को डिवाइड करते हैं कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो। तो आपका डेसिमल जो वो 3 डिजिट के बाद आ जाती है 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। अगर जो आपको कन्वर्जन नहीं आया समझ में ये पॉइंट वाला, एक दो एग्जाम्पल कराते हैं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मानो 0.1 रहा, इसको क्या करते हैं? पॉइंट हटाते हैं, क्या लिखते हैं? 1.10। अगर जब कोई डिजिट के ऊपर, ये ध्यान रखना, 199 रहा, पॉइंट नीचे में 10 रहा, 199925 रहा, नीचे 100 रहा, तो आपको डिवाइड करके नहीं देखना है। अब आपको थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड सबको यूज करना है। यहाँ पर मान लेते हैं 3 जीरो रहा, इस क्वेश्चन से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं 4 जीरो रहा, ठीक है, नीचे में ध्यान रखना है। 1 जीरो, एक पॉइंट के बाद डेसिमल 199, पीछे से एक पॉइंट के बाद डेसिमल, 2 जीरो, 2 पॉइंट के बाद पीछे से डेसिमल, तो पीछे से हमने काउंट किया, पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद यहाँ पर भी 2 जीरो, तो 2 यूनिट के बाद डेसिमल। अब यहाँ पे 3 यूनिट है तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 925, पॉइंट के बाद 3, इधर भी जीरो। अब मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, 4 के बाद जीरो, 19.9999, समझ आ गया होगा यूनिट। अब उसी प्रकार से जब यहाँ पर आपको लिखा गया 1.325 अपॉन में अगर जब 1000 दिया गया है तो यहाँ पर 3 जीरो है पॉइंट के बाद, सॉरी 1000 में 3 जीरो है तो पीछे के साइड से 3 जीरो के बाद पॉइंट लगा देते हैं तो इसका कन्वर्जन हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका ऑप्शन जो है वो ए क्यू होगा, ठीक है। अब बात, अगर जब नीचे में हम लोग 100 से डिवाइड करते तो 2 डिजिट के बाद जीरो लगता। अब ये आपको एक यूनिट का मैंने लिस्ट दे दिया है ताकि आप इसको याद रख सकें। क्या करना है, अपने डायरी में या फिर अपने रूम के गेट में चिपका देना है लिख के, आते जाते 1-2 बार पढ़ लेना है तो आपका ये आपका जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन का क्यों नहीं होगा कि न्यूटन स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है, mmHg लिखा है, फिर PA लिखा है, किलो पास्कल लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, 6 लिखा है, पर आपको 5 ध्यान रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा आपसे पूछे, मिली में जब पूछता, जब आपका यूनिट, जब आपने बी ऑप्शन जब सेलेक्ट किया, जब आपसे मिली पास्कल का पूछता तो हम यहाँ पे फिर यहाँ पर ये आता कि 2 पॉइंट के बाद जीरो, पर आपसे किलो पास्कल में पूछा गया है, इस वजह से जो है वो आपका वहाँ पर ये ऑप्शन आया है, ठीक है। ऑप्शन आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई दिक्कत होगा आप मेरे से दोबारा भी पूछ लीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सर मैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड पढ़ा है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कहना क्या चाह रहा है। चलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसमें क्या कहना चाहता है। इसमें बोल रहा है मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और PbCl2, 2 मिक्सचर हैं, मान लेते हैं एक ग्लास है उसमें मैंने Zn भी मिला दिया, ZnCl2 और Pb2। अब मान लेते हैं वाटर और चीनी, लेट सपोज मानो, पर वो वैसा यहाँ पे नहीं है कुछ, दोनों को मिला दिया तो ये बन गया मिक्सचर, ठीक है। Zn का जो फुल फॉर्म होती है इसको हम लोग बोलते हैं जिंक क्लोराइड, अगर आपको पता हो तो, और Pb को हम लोग बोलते हैं लीड क्लोराइड। Pb का यूनिट मतलब सिंबल जो डिनोट किया जाता है वो लीड के लिए किया जाता है और ये जो है वो ZnCl जो है वो जिंक के लिए, ठीक है। वी नीड टू सेपरेट मीन्स यूज डिफरेंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये दोनों को तो मिक्सचर को तो मिला दिए, अब इसको मुझे सेपरेट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डिफरेंस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को, ठीक है, तभी ये अलग अलग हो पाएगा। अब अगर जब की कॉन्सेप्ट का बात करेंगे, जो आपका की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में वो है आपका सॉल्युबिलिटी। अगर आप सॉल्युबिलिटी नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर आपको 12th में वहाँ पे आपको करवाया जाएगा। सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे डिफरेंस समझिए, ZnCl2 जो है वो
हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये वाटर में जो वो तुरंत घुल जाता है। और PbCl2, Pb मतलब जो आपका पेंसिल होता है, आगे का जो किनारा होता है वही है Pb, ये स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अब समझिए, दोनों का मैंने प्रॉपर्टी पहले बताया कि क्या प्रॉपर्टी है। ZnCl2 जो है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। लीड का अलग प्रॉपर्टी है, लीड उसको बोला जाता है जो आपके पेंसिल के आगे निकला हुआ रहता है, ठीक है। ये स्लाइटली हल्का सॉल्युबल होता है ठंडे पानी में, जो फ्रिज के पानी होते हैं, पर ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है गर्म पानी में। दिस डिफरेंस, यही जो डिफरेंस जो है इसी को हम लोग बोलते हैं, हेल्प ये करता है। अब इसी को अलग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। अब ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या है वो भी मैं आपको समझाते हैं, C से डिनोट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है अ मेथड ऑफ सेपरेट सब्सटेंस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। किसके डिफरेंस पे? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, दोनों में सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, उसके बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड को करते हैं। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन सुनिए, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला ऐसा मेथड जो कि हम लोग सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को, किसके बेसिस पे? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, स्पेशली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्रिस्टलाइजेशन हम लोग किसके अकॉर्डिंग करते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ पे टेम्परेचर का ही बात किया गया है। ZnCl2 जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, पर Pb का अलग ही प्रॉपर्टी है, ठंडे वाटर में कम सॉल्युबल होगा, गर्म वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो किसके बेसिस पे इस दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग? सॉल्युबिलिटी पे। अब इसको कैसे हम लोग अलग करेंगे पहले वो समझ आते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो मैंने बता दिया। ऐसा मेथड जिसमें कि हम लोग सेपरेट कर सके सॉल्युबिलिटी के डिपेंडेंस पे। अब बात करते हैं सेपरेशन मेथड हॉट वाटर। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, वरना इतना डिटेल तो नहीं आएगा, फिर मैं आपको समझा देता है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ये जो मिक्सचर है आपका, इसमें आपको गर्म पानी को ऐड करना है, हॉट वाटर, ठीक है। हॉट वाटर में ऐड करोगे तो यहाँ पर जो आपको 3 प्रॉपर्टी निकलेगा, और वो 3 प्रॉपर्टी जो बोथ आर सॉल्ट ट्रीटेड विथ हॉट वाटर। Pb दोनों जो है वो सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा Pb हॉट वाटर में, और ये PbSO जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा मोर इन हॉट वाटर, और ये हॉट वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा Pb। और Zn2 जो है वो ऑलरेडी वेरी सॉल्युबल होता है, तो ज़्यादा सॉल्युबल कौन हो जाएगा? Pb, पर ये तो जनरली ये सॉल्युबल होगा ही। अब क्या करेंगे, कूलिंग प्रोसेस करेंगे इस दोनों के बीच में, तो PbCl2 जो है वो लेस सॉल्युबल हो जाएगा। सेम मिक्सचर लेना है, मिक्सचर को क्या किए, 2 भाग में बांटे, एक को हॉट वाटर को दिए और एक को कोल्ड वाटर दिए, ठीक है। हॉट वाटर में Pb जो है वो सॉल्युबल हुआ, और Zn तो ऑलरेडी सॉल्युबल होगा ही। अब यहाँ पे कोल्ड वाटर का बात कर रहे हैं। कोल्ड वाटर में क्या हुआ, Pb जो वो कम सॉल्युबल हुआ, ठीक है, इन कोल्ड वाटर, और ये फॉर्म बन गया क्रिस्टल का। अगर जब गाढ़ा कम रहेगा, कम ये पिघलेगा, तो ये क्रिस्टल बन जाएगा, सॉलिड बन गया, ये कम पिघला, ठीक है। और Zn जो वो यहाँ पर भी पिघल गया, स्टिल सॉल्युबल हो गया। Zn रिमेन सॉल्यूशन में ही ये जो है वो सॉल्युबल हो गया। पर अब जो क्रिस्टल जो बचा, सॉलिड फॉर्म जो बचा, वो बन गया PbCl2, और Zn जो वो रिमेन सॉल्यूशन में ही रहा। तो ध्यान रखना है, लास्ट स्टेप जो होता है क्रिस्टलाइजेशन का वो होता है फिल्ट्रेशन। तो PbCl2 जो है वो बन गया क्रिस्टल मतलब सॉलिड स्टेट में सेपरेट कर दिया, और ये बन गया सॉलिड। और फिर वहीं पर ZnCl2 जो है वो आपका रिमेन फिल्ट्रेट रह गया, उसी में वो फिल्ट्रेट के फॉर्म में बचा रह गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, ठीक है। तो दोनों को इस प्रोसेस से हम लोग
अलग अलग कर दिए। अब आप बोलोगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है, ऑप्शन भी समझना जरूरी है। तो डिस्टिलेशन जो है वो आपका होता है यूजेज फॉर लिक्विड विथ डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का यूज करके अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट का बीपी का जब हम लोग यूज करते हैं, नॉट सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट के लिए नहीं, जब लिक्विड का सिर्फ टेंडेंसी आती है तो हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं, जो कि यहाँ पर डिस्टिलेशन का कोई भी टेक्निक नहीं है। अब बात करते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया था सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन आपका होता है वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड से गैस में, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि आयोडीन हो गया, कपूर आप देखे होगे आपके घर में, कपूर जो हम लोग पूजा करते हैं, इस कपूर को क्या करना है, जाके ये सॉलिड होता है, एटमॉस्फेयर में इसको रख देना, कुछ दिन के बाद देखोगे ये गैस बन के उड़ जाएगा, जिससे हम लोग आरती करते हैं उसको बोलते हैं कपूर। तो सब्लिमेशन का क्या मतलब है, सॉलिड से गैस में करना। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन दिया गया था एडिंग वाला, उसका मतलब समझा देते हैं। डी नंबर का जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो आपको दिया गया है एडिंग एसिटिक एसिड। कोई भी यहाँ पर सेलेक्टिवली रिएक्शन को यहाँ पर सेपरेट करता है, नॉट यूजफुल, इसमें यह कोई भी यूजफुल नहीं होता है, एसिटिक एसिड का यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, दो सॉल्ट, अगर जब दो सॉल्ट है ए और बी, अगर द डिफरेंस इस दोनों में सॉलिबिलिटी का आता है, सॉलिबिलिटी का डिफरेंस आता है, तो हम लोग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, जो कि बेस होता है दोनों के सॉलिबिलिटी पे और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। समझ आ गई बातें। थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगा, आप आराम से देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करने का ट्राई कर रहे हैं। एक होता है सिर्फ एक्सप्लेन किया चल गया, पर मैंने आपको अच्छे से सेपरेट करके भी बताया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन जो कि आपने 1 और 2 में दिया गया है, 1 और 2 के बारे में आपने पूछा था कि 1 और 2 आपको समझ नहीं आ पा रही है कि यहाँ पर क्या चीज़ किया गया है। सबसे पहले आपको यूनिट जो वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, तभी आप अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। तो यूनिट कहाँ है, मैंने आपके लिए यहाँ पर नीचे यूनिट भी लगा रखे हैं ताकि आपको ये सब जो वो याद रहे और ध्यान रहे। अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू अर्थ। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है और अर्ग का क्या यहाँ पर यूनिट होता है। सबसे पहले आपको 1 नंबर में 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है ये आपको याद रखना है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग बोलते हैं 1 LTM, ठीक है, ये होता है 101.3 जूल, ठीक है। अब ध्यान रखना है, फिर दूसरा याद रखना है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया गया है, क्वेश्चन में मेरे को लीटर एटमॉस्फेयर दिया गया। अब यहाँ पर मेथड क्या है, पहले लीटर एटमॉस्फेयर से मेरे को जूल में करना होगा, जूल के बाद मेरे को अर्ग में करना होगा, राइट। तो मेरे को 2 लीटर दिया गया है, 2 लीटर एटमॉस्फेयर। अब हमको क्या करना, 1 लीटर में इतना तो 2 में कितना मान लेते हैं, समझिए 1 रुपये में 2 टॉफ़ी, 2 रुपये में कितने टॉफ़ी, 2 गुना 2 4 टॉफ़ी, 5 रुपये में 5 टॉफ़ी, 10 रुपये में कितने टॉफ़ी, 5 गुना 5 में 5 टॉफ़ी, तो 10 में 10 टॉफ़ी हो जाएगा। समझ आ गई बातें, सेम चीज़ें हैं। 1 लीटर में अगर जहाँ इतना हो रही है तो 2 में कितना होगा, तो 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका बन गया जूल में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6.202, ये आपका बन गया जूल में।
पर हमसे जूल में यूनिट नहीं पूछा, हमसे अर्ग में पूछा। अब जूल से किस में जाएंगे, अर्ग में। मैंने क्या बोला था, एक अर्ग इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है ERG, जो वो वर्क एनर्जी का यूनिट होता है, वर्क यूनिट का होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे को जूल में आ गया तो 20.2.6 अर्ग के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे तो ये आपका अर्ग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो वो 10⁻7 वाला, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो वो सही रहेगा। कैसे किया, यूनिट कन्वर्जन आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि किस में किसको कन्वर्ट करने पे क्या आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें कि आपने 2 में पूछा है 2 एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इन सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 2 एटमॉस्फेयर का हमसे पूछा है यूनिट किसमें, cm ऑफ Hg में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक का समझ लेते हैं कि एक एटमॉस्फेयर जो है वो होता है 76 cm ऑफ Hg। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक एटमॉस्फेयर इतना होता है, तो 2 का आपसे पूछा गया है, वही मैंने बोला 1 रुपये में 2 टॉफ़ी, तो 2 रुपये में कितना टॉफ़ी, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टॉफ़ी। सेम यहाँ पर 1 का मुझे पता है, तो 2 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 76 मल्टीप्लाई 2 जब आप करेंगे 6 2 12 और ये 14 152 cm ऑफ अर्ज हो जाएगा, सॉरी cm ऑफ Hg हो जाएगा। फिर अगर जो 3rd नंबर भी क्वेश्चन में आता है दिक्कत, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो भी एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता है। 3rd नंबर में बोल रहा है 20 dm ऑफ ml। 3rd नंबर में आपको बोल रहा है बस यूनिट कन्वर्जन है, एक का पता है तो दूसरे का निकालना है, और कुछ भी नहीं है ये कॉन्सेप्ट में। आपको बोल रहा है सबसे पहले 20 dm³ को कन्वर्ट करना है आपको ml में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको सबसे पहले 1 dm पता होना चाहिए। 1 dm इक्वल टू होता है 1 लीटर, और 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या समझिए, अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए, dm³ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में, 1 लीटर में, और 1 लीटर से फिर हम लोग ml में करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आपको 20 dm दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 1 dm³ में 1 लीटर, तो 20 dm³ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए 20 लीटर बोल सकते हैं। अब मेरे को 1 लीटर में इतना ml होता है, हमको चाहिए भी ml में, तो जितना लीटर है उसमें 1000 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन गया आपका 20,000 ml। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:10⁻, 10 के ऊपर कितने पावर है, 4 जीरो, तो 4 लिख दिए, ये हो गया आपका ml। आपको ये कन्वर्जन जो मैंने बॉक्स में बनाया ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा आई थिंक। ठीक है, अब बात करते हैं 59 इंटू फ़ारेनहाइट में कैसे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करेंगे, 4 नंबर जो कि आपको लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 59 फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में कैसे करेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेल्सियस इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32, ऐसा करके फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़े तो आगे आपको ये चीज़ याद रखना है। सेल्सियस में निकालना है तो क्या करेंगे, 5/9, फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है 59, माइनस किस में करेंगे 32 में, क्योंकि ये फॉर्मूला दिया गया है। अब जब आप इसको माइनस करेंगे 5/9, ये हो जाएगा 27, और 3 से जब इसको काटेंगे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट आपको फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा आगे, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने यहाँ आपके लिए 2 बॉक्सेस बनाया हुआ है, 2 पेज लाया हुआ है, ताकि ये चीज़ों को मैं एक बार आपको समझा देंगे तो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आपको 7 फंडामेंटल यूनिट पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखी हुई है, सिंबल पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, हर चीज़ पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किसके मल्टीपल DC में 10⁻⁻1 डेको में सेंटी में क्या लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर मैंने आपको कन्वर्जन बताया है यूनिट में, मास में, वॉल्यूम में, एनर्जी में, प्रेशर का जो भी मैंने यहाँ पे बताया
वो यहाँ पर आपको मैंने प्रेशर का यूनिट बताया है। टेम्परेचर का भी मैं आपको इस क्वेश्चन से सॉल्व किया, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अर्ज कितना होता है वो आपको ध्यान रखना है। आपका कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए, थैंक यू।